आज हम इस क्लास में अपन बात करेंगे आपके बंडल ऑफ केयर के बारे में। एग्जाम में बंडल ऑफ केयर से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे आपने कोटी का नाम सुना होगा, क्लेप्सी का नाम सुना होगा, वेब का नाम सुना होगा, कई बच्चों ने नहीं सुना होगा। ठीक है, तो उन्हीं के लिए ये क्लास वो बनाई गई है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चन आता है। नोट सेट का तो ये फेवरेट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं चलता कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, ये क्वेश्चन बना कैसे है। ठीक है, तो ये क्लास एक शॉर्ट क्लास है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बंडल ऑफ केयर के अंदर होता क्या बेटा। ठीक है, तो देखिए बंडल ऑफ केयर की मैं बात करूं तो ये सेट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस होती है। मतलब जो भी क्या है प्रैक्टिसेस है उनका क्या एक सेट है जो हम अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं किस पे, आपके जो भी पेशेंट है उसके ऊपर कंसिस्टेंटली। क्यों? क्योंकि आपका जो भी पेशेंट है उसका आउटकम है वो क्या हो बेटा, वो इंप्रूव हो। उसके अंदर किसी भी तरीके की जो भी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे इन्फेक्शन हो गया या वेंटिलेटर पे डिपेंडेंसी ज्यादा हो रही है या सेप्सिस वाली कंडीशन है, उसको कम किया जा सके। इसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, बंडल ऑफ केयर काम में लेते हैं। अब कोई पूछ ले भाई बंडल ऑफ केयर कौन हॉस्पिटल में कहाँ पे ज्यादा काम में लेते हैं, तो वो काम में लेते हैं आईसीयू में। कहां पे ये मोस्टली काम में ली जाती है आपके आईसीयू में, क्योंकि आईसीयू में आपके जो भी क्रिटिकल पेशेंट है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो भी पेशेंट है वो क्या होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, क्रिटिकल कंडीशंस वाले होते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूं। अब उद्देश्य क्या है भाई, पर्पज क्या है, बंडल ऑफ केयर वो काम में क्यों ले रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखिए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है, जो भी हॉस्पिटल के अंदर कोई भी पेशेंट आता है उसके अंदर इन्फेक्शन ना हो उसको कम करने के लिए, या मैं बोल सकता हूं आपका हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन HAI को रोकने के लिए। ठीक है, पेशेंट की सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए, पेशेंट में आउटकम है उसको इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड है वो बनाया जाता है बेटा। ठीक है, हर एक हॉस्पिटल में देखा होगा कि अपन बोलते हैं कि उस हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पे सही हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन रेट है वो कम है। क्यों? क्योंकि वहां पे बंडल ऑफ केयर है वो अच्छे से प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, हॉस्पिटल का स्टेज है उससे कम होगा, एडिशनल ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो भी आपके पेशेंट की क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक है, इसीलिए जरूरत है किसकी, बंडल केयर की। ठीक है, बंडल ऑफ केयर की इसीलिए जरूरत होती है बेटा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट में बात करता हूं भाई रिस्क फैक्टर क्या होते हैं किसी भी इन्फेक्शन के। अरे किसी भी पेशेंट में इन्फेक्शन होने के रिस्क फैक्टर क्या है, या तो आप जो केयर प्रोवाइड करवा रहे हो वो सही से नहीं करवा रहे, या फिर आप जो आपके क्लाइंट को जो भी केयर दे रहे हो जिसके लिए आप जो डिवाइस काम में ले रहे हो वो डिवाइस सही नहीं है, या फिर आपका जो भी पेशेंट है वो ही ससेप्टेबल है, पेशेंट में इन्फेक्शन होने के चांस वो ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो कौन से इन्फेक्शन का जो भी रिस्क है वो ज्यादा किस में रहता है, तो बेटा उसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी किससे रिलेटेड, डिवाइस रिलेटेड। ठीक है, आप पेशेंट के लिए कोई भी डिवाइस है या फिर कोई भी इक्विपमेंट है वो काम में ले रहे हो। ठीक है, उसके लिए जैसे आपने इम्प्रॉपर और कंटामिनेटेड डिवाइस है वो काम में ले लिया। ठीक है, कि आपका जो भी क्लाइंट है उसके लिए कोई भी कैथेटर काम में ले थे, सेंट्रल लाइन काम में ले रहे थे, या फिर आप उसके लिए कोई भी वेंटिलेटर की कोई भी सर्किट काम में ले रहे थे, वो क्या थी, कंटामिनेट हो रखी थी ना, उसमें कंटामिनेशन था। ठीक है, तो वो कंटामिनेटेड जो भी आपने डिवाइसेज है जो काम में लिया तो उससे आपके जो भी क्लाइंट में क्या जाएगा, इन्फेक्शन होगा। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कैथेटर या डिवाइस। ठीक है, अगर कोई भी पेशेंट है उसमें लंबे समय तक सेंट्रल लाइन लगी है बिना वजह से, या उसमें कैथेटर लगी है बिना वजह से पेशेंट को वेंटिलेटर पे ले रखा है, तो उसमें भी आपका जो भी क्लाइंट है उसमें क्या हो सकता है बेटा, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, जो भी क्लोज्ड सिस्टम होता है ना उसमें ब्रेकेज देखने को मिल रहा है। जैसे आपका जो भी क्लोज्ड क्या लिखा था बेटा, ड्रेनेज सिस्टम था किसका, आपके कैथेटर का, या फिर मैं बोलूं वेंटिलेटर के लिए, तो उनमें भी अगर कंटिन्यूटी में उनमें ब्रेक देखने को मिल रहा है बेटा, तो उसके कारण से भी इन्फेक्शन हो सकता है। डिवाइस का जो भी मटेरियल हो गया, अगर मैं बात करूं जैसे कोटी की, तो डिवाइस का मतलब आपने कैथेटर देखा होगा, एक कैथेटर होती है लेटेक्स की, एक होती है सिलिकॉन। लेटेक्स वाली में इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा रहते हैं बजाय आपके सिलिकॉन की। ठीक है, तो अच्छी कौन सी है, सिलिकॉन वाली। सिलिकॉन वाली लॉन्ग टर्म के लिए भी काम में ले सकते हैं। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिवाइस के मटेरियल पे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी डिवाइस से रिलेटेड। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपका वो है पेशेंट से रिलेटेड, कि पेशेंट में खुद में भी तो रिस्क हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है। ठीक है, एक पेशेंट है जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो उसमें बीमारी होने के चांस वो ज्यादा रहते हैं। जैसे आपका क्रोनिक कंडीशन वाला हो गया, ठीक है, जैसे कोमोर्बिडिटीज हो गया, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस हो गया बेटा, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट हो गए। ठीक है, या फिर कोई भी पेशेंट है जो क्या है माल न्यूट्रिशन है या उसका पुअर हाइड्रेशन लेवल है, ऐसे वाले पेशेंट में इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल में स्टे है, ठीक है, बहुत लंबे समय से हॉस्पिटल में भर्ती है,
आईसीयू में भर्ती है तो उसमें भी इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पेशेंट है वो इमोबाइल रहता है, ठीक है, घूमना फिरना कम होता है, पूरे दिन पर लेटा रहता है, तो वहाँ पे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भी क्या हो जाता है बेटा, वीक हो जाता है, ठीक है, तो इसमें भी इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ केयर गिवर रिलेटेड, जैसे यहाँ पे कोई भी डॉक्टर हो गया या नर्सिंग ऑफिसर हो गया, वो क्या सही से केयर नहीं दे पा रहा, ठीक है, तो देखिए नॉन एडरेंस टू बंडल प्रोटोकॉल, जो भी बंडल प्रोटोकॉल है उसको वो फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, तो उससे भी बीमारियां फैल सकती है। हैंड हाइजीन नहीं कर रहा भाई, डॉक्टर है, नर्सिंग ऑफिसर है या जो भी आपका स्टाफ है जो केयर दे रहा है वो अच्छे से हैंड हाइजीन नहीं कर रहा, तो उससे भी बीमारियां फैलेंगे भाई, इन्फेक्शन फैलेगा। लेक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है, आपकी स्टाफ की ट्रेनिंग ही नहीं हुई अच्छे से, स्टाफ को पता ही नहीं हैंड हाइजीन करना कैसे है, स्टाफ को पता ही नहीं स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या होते हैं, ठीक है। ओवर यूज ऑफ मेडिकल डिवाइसेज, जो भी मेडिकल डिवाइसेज जो भी हो समझो कि बस क्या करें, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि बस ये लगा के देख लिया, ये लगा के देख लिया, वो लगा के देख लिया, जरूरत ही नहीं थी फिर भी यूज में ले रहे हो, ठीक है, तो उसके कारण से भी क्या हो सकता है बेटा, इन्फेक्शन हो फैल सकता है, ठीक है। चलिए अब अपन बात करेंगे आपके टाइप्स ऑफ बंडल केयर के बारे में, वो तो अपन ने बात की थी आपके किसी की क्यों जरूरी है, कौन से वाले पेशेंट में रिस्क हो सकता है, ठीक है, कौन सी कंडीशन में रिस्क हो सकता है, लेकिन अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ बंडल केयर, हॉस्पिटल में कौन कौन से बंडल ऑफ केयर अपन काम में लेते हैं। एक होता है बेटा आपका वेप बंडल केयर, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं वेप प्रिवेंशन बंडल, तो ये आपका जो भी पेशेंट है किस पे है, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है, अगर कोई पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है तो उसके लिए अपन वेप बंडल काम में लेते हैं। क्लेप्सी प्रिवेंशन बंडल, क्लेप्सी मतलब सेंट्रल लाइन एसोसिएट ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन को रोकने के लिए, मतलब किसी पेशेंट को सेंट्रल विनस कैथेटर लगी है उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं बेटा, क्लेप्सी बंडल काम में लेते हैं। कोटी प्रिवेंशन बंडल, कोटी मतलब कैथेटर एसोसिएट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसको रोकने के लिए, ठीक है, मतलब किसी पेशेंट को यूरिनरी कैथेटर लगी है उसमें इन्फेक्शन को रोकने के लिए अपन कोटी बंडल के काम में लेते हैं। एसएसआई सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को रोकने के लिए बेटा, ठीक है, मतलब पोस्ट सर्जरी, सर्जरी के बाद में पेशेंट है उसके अंदर इन्फेक्शन रोकने के लिए अपन एसएसआई प्रिवेंशन बंडल के काम में लेते हैं। सेप्सिस प्रिवेंशन बंडल, ठीक है, सेप्सिस मतलब होता है इन्फेक्शन को रोकने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, सेप्सिस प्रिवेंशन बंडल वो काम में लेते हैं बेटा, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे वेंटिलेटर केयर बंडल, ठीक है, किसको प्रिवेंट करने के लिए, किसको रोकने के लिए, वेंटिलेटर एसोसिएट न्यूमोनिया को रोकने के लिए वेंटिलेटर केयर बंडल वो काम में लिया जाता है बेटा, ठीक है। देखिए इसके कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट है बेटा, इलेवेटेड हेड ऑफ बेड टू 30 to 45 डिग्री, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उसका हेड ऑफ बेड है, ठीक है, जो भी बेड का जो भी हेड वाला हिस्सा है उसको इलेवेट करके रखिए, कितना, ऐसे 30 से 45 डिग्री, ठीक है, इधर आपका जो भी क्लाइंट है ऐसे वो लेटा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये क्यों देते हैं, प्रिवेंशन टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, एस्पायरेशन को रोकने के लिए, सिक्रेशंस कहीं लंग्स में ना चला जाए उसको रोकने के लिए अपन कौन सी पोजीशन देते हैं बेटा, आपकी जिसको आप बोल सकते हो कौन सी, आपकी सेमीफॉलर पोजीशन बोल सकते हो, ठीक है, वो वाली पोजीशन। चलिए डेली सेडेशन वेकेशन करते हैं बेटा, सेडेशन वेकेशन जरूर करना चाहिए डेली, क्यों, अगर आप सेडेशन वेकेशन नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका जो भी क्लाइंट है उसको वेंटिलेटर की नीड है कि नहीं, ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, डेली सेडेशन वेकेशन करते हैं, ठीक है, रिड्यूस करते हैं ड्यूरेशन ऑफ वेंटिलेशन, लेस एक्सपोजर टू इन्फेक्शन रिस्क, ठीक है। चलिए पेप्टिक अल्सर प्रोफिलैक्सिस, आपका जो भी क्लाइंट है वो देखिए हमेशा क्या रहता है कि जिसको वेंटिलेटर पे है वो हमेशा लेटा रहता है, ठीक है, स्ट्रेस बढ़ता है तो स्ट्रेस के कारण से क्या हो सकता है बेटा, स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस अल्सर हो सकते हैं, तो इसके लिए आपके जो भी क्लाइंट है उसको सुबह सुबह हमेशा क्या दिया जाता है बेटा, पेंटाप्रोजोल का इंजेक्शन आईवी दे देते हैं, ठीक है। डीवीटी प्रोफिलैक्सिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, आपका जो भी क्लाइंट है वेंटिलेटर पे है, लेटा रहता है, कुछ एक्टिविटी कर नहीं रहा, तो क्या हो सकता है बेटा, डीवीटी हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है। इमोबाइल वेंटिलेटेड पेशेंट्स आर एट रिस्क ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो इसके लिए बेटा अपन क्या कर सकते हैं, या उसको देखिए, या उसको आईवी सॉरी इसको अपन क्या दे सकते हैं बेटा, उसको अपन हिपेरिन दे सकते हैं, ठीक है, हिपेरिन दे सकते हैं, और या आप अपने जो भी आपके क्लाइंट है उसके लिए डीवीटी पंप है वो काम में ले सकते हैं, मैकेनिकली मशीन का यूज कर सकते हैं, डीवीटी पंप काम में ले सकते हैं।
ओरल केयर देना बेटा किसकी सहायता से, क्लोरहेक्सिडिन। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ बेटा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है नोट सेट में, और आपका जो भी ये वाला क्वेश्चन भी नोट सेट में आया हुआ, दोनों ये दोनों नोट सेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये वाला 7 में आया था और ये वाला शायद ये 6 या 5th में आया था। ठीक है, तो देखिए ओरल केयर जरूर देनी है आपके क्लाइंट को। क्लोरहेक्सिडिन अपने वहां पे काम में लेते हैं, क्यों, आपका क्लाइंट है उसके मुंह में क्या होता है बेटा, मुंह में ऐसी ट्यूब लगी रहती है, देखिए ऐसी ट्यूब लगी रहती है, तो आपका जो क्लाइंट है उसका मुंह ऐसे खुला रहता है। ठीक है, थोड़ा सा, और यहाँ से साइड से क्या जाती है, ट्यूब जाती है, तो उसकी जीभ पे प्लग बन जाती है बेटा, वहां पे क्या हो सकता है, बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकता है। इसीलिए अपन क्या देते हैं, ओरल केयर देते हैं, किसकी सहायता से, क्लोरहेक्सिडिन की सहायता से। ठीक है बेटा, आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट में बात करता हूं आपकी सेंट्रल लाइन बंडल केयर। किसकी, सेंट्रल लाइन बंडल केयर, किसको रोकने के लिए, क्लेप्सी को रोकने के लिए। सेंट्रल लाइन एसोसिएट ब्लड स्ट्रीम इंफेक्शन को रोकने के लिए अपन सेंट्रल लाइन बंडल केयर काम में लेते बेटा। इसमें देखिए अपन क्या करते हैं, हैंड हाइजीन, आपको हैंड हाइजीन करनी है। जब कभी भी सेंट्रल लाइन को टच करना हो, सेंट्रल लाइन को काम में लेना हो, आपको हैंड हाइजीन करनी है बेटा। ठीक है, मिनिमल बैरियर प्रिकॉशंस। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, जो भी आपको बैरियर प्रिकॉशंस है वो भी आपको क्या लेना है। ठीक है, आपको इंश्योर करना है स्टेराइल फील्ड को। ठीक है, स्टेराइल फील्ड को इंश्योर करना है। क्लोरहेक्सिडिन एंटीसेप्सिस, जब भी सेंट्रल लाइन लगाओ, जब भी सेंट्रल लाइन लगाए बेटा, उस टाइम पे उस एरिया को आपको क्लीन करना है। किससे, आपका क्लोरहेक्सिडिन, या फिर अपन क्या काम में ले सकते हैं, बीटाडीन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्टिमल साइट सिलेक्शन। बेटा कभी भी देखिए आपको सबसे सेफ कौन सी रहती है बेटा, वो देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे सेफ होती है आपकी जो सबसे पास में है सबक्लेवियन। उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन सी लगा सकते हो बेटा, आपकी इंट्राजुगुलर वेन, और उसके बाद में आती है आपकी फीमोरल लास्ट में। तो बेटा इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होने के चांस रहते हैं बेटा, किसमें, फीमोरल में, क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया की जो भी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, फीमोरल साइट में इन्फेक्शन होने के चांस है वो सबसे ज्यादा रहते हैं। सबसे सेफ कौन सी मानते हैं बेटा, वो मानते हैं कौन सी, सबक्लेवियन सबसे सेफ मानते हैं, और फीमोरल में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ जगह फीमोरल लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि इजी है लगाने में। ठीक है, फीमोरल लगाने में इजी है, लेकिन इन्फेक्शन होने के चांस है वो ज्यादा किस में रहते हैं, फीमोरल में। ठीक है, और आपको क्या करना बेटा, डेली रिव्यू करना है। डेली रिव्यू करना है किसका, आपको सेंट्रल लाइन का। अब कुछ बात मैं आपको वर्बली बता रहा हूं, कभी भी कोई भी पेशेंट को सेंट्रल लाइन लगी हो बेटा, उसको आपके जो भी क्लाइंट है उसको जब भी सेंट्रल लाइन के जो भी पोर्ट होते हैं ना आगे की तरफ, आपने देखा होगा ऐसे आगे की तरफ पोर्ट रहते हैं, तो वो पोर्ट को आपको क्या करना होता है बेटा, हमेशा क्लीन करना होता है ना। उसके लिए एक टर्म होता है हब, स्क्रब द हब। ठीक है, जो भी हब होता है ना आपके सेंट्रल लाइन का, उसको स्क्रब करना होता है काम में लेने से पहले। ठीक है, वो आप किससे भी कर सकते हो, आप जो भी आपका स्टाइल जो भी कॉटन है, ठीक है, उस पर आप स्टेरिलियम की सहायता से उसको स्क्रब कर सकते हो। ठीक है, आपको हमेशा देखना है जब भी आपकी जो भी सेंट्रल लाइन लगी है ना बेटा, उस पे हमेशा जो भी ड्रेसिंग है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट। आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई सूजन तो नहीं है हो रही, वहां से कोई फ्लूइड तो नहीं निकल रहा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए हमेशा। जब भी आप कोई भी सेंट्रल लाइन काम में लो बेटा, उसको फ्लश करना जरूरी है। ठीक है, जब कभी भी सेंट्रल लाइन काम में ले तो उसको फ्लश करना जरूरी है। अगर सेंट्रल लाइन अगर आपके काम में नहीं आ रही तो बेटा 24 घंटे में, ठीक है, अगर सेंट्रल लाइन को आप यूज में नहीं ले रहे, कोई काम में नहीं आ रही, तो 24 घंटे में एक बार फ्लश करना जरूरी है। ठीक है, और हर अलग अलग हॉस्पिटल की अलग अलग पॉलिसी होती है, कई जगह कोई 12 घंटे में भी करते हैं, लेकिन आपको 24 घंटे में एक बार तो करना ही पड़ेगा अगर आप सेंट्रल लाइन काम में ले नहीं रहे हो तो। ठीक है, अगर काम में ले रहे हो तो जितनी बार काम में ले रहे हो, कोई ड्रग्स दे रहे हो, सैंपल ले रहे हो, तो आपको फ्लश हर बार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट में बात करता हूं कोटी बंडल। कोटी बंडल में मतलब किसको रोकना है बेटा, कैथेटर एसोसिएट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को। ऐसे पेशेंट जिसमें क्या लगा है, यूरिनरी कैथेटर लगा है, उसमें अपन जो भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा बंडल काम में लेते हैं बेटा, कोटी बंडल। ठीक है, तो बेटा इसमें देखिए कैथेटर, यूज कैथेटर ओनली व्हेन नेसेसरी।
आपको कैथेटर तभी काम में लेना है जब उसकी ज़रूरत हो। ये नहीं कि पेशेंट है बस वो लेटा रहेगा आराम से, ठीक है, आपको ये नहीं कि वो बोलेगा कि मेरे को टॉयलेट जाना है, मेरे को टॉयलेट जाना है, बस लेटा रहेगा, हाउसकीपिंग आएगा, उसका जो भी यूरिन रिपोर्ट वो खाली करके ले जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना। स्ट्राइल इंसर्शन जब भी इंसर्ट करवाओ बेटा, ठीक है, जब भी इंसर्ट करवाओ तो एकदम स्ट्राइल तरीके से आपको क्या लगानी है, यूरिनरी कैथेटर लगानी है बेटा, ठीक है। ये कौन सा पोजीशन है बेटा, कौन सा प्रोसीजर है, स्ट्राइल प्रोसीजर होना चाहिए। कौन सा प्रोसीजर होना चाहिए, स्ट्राइल प्रोसीजर। हमेशा जो भी आपका यूरो बैग होता है ना बेटा, वो आपको ब्लेडर के लेवल से नीचे रखना है। यूरो बैग को हमेशा ब्लेडर से नीचे रखना है। अगर ब्लेडर से ऊपर रखोगे तो बेटा आपका जो भी यूरो बैग है उससे क्या हो जाएगा बेटा, आपका रीगर्जिटेशन मतलब बैग फ्लो देखने मिलेगा, यूरिन वापस से किस में चला जाएगा, ब्लेडर में, और इन्फेक्शन होने के चांस है वो ज्यादा रहेंगे। डू नॉट ओपन सिस्टम अननेसेसरीली, ठीक है, बिना वजह से जो भी क्लोज ड्रेनेज सिस्टम है उसको ओपन मत कीजिए, उसको बेटा स्टाइल बना के रखना है। मेंटेन स्टाइल क्लोज ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, बिना वजह से ये नहीं कि ऐसे खोल दिया, अलग कर दिया, नीडल लगा रहे हो बार बार में बिना वजह से, ठीक है। डेली रिव्यू ऑफ नीड, डेली आपको चेक करना पड़ेगा, डेली आपको रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके जो भी पेशेंट है अगर उसमें कैथेटर की जरूरत नहीं है, यूरिनरी कैथेटर की जरूरत नहीं है तो लगाना ही नहीं है बेटा, ठीक है। कई बार आपको एग्जामिनर पूछ ले कि एक पेशेंट है उसके लिए बेस्ट कैथेटर कौन सी रहेगी बेटा, फोलिस कैथेटर या फिर इंटरमीडिएट, ठीक है। तो उसके लिए देखिए यूं समझो कि मोस्ट ऑफ तो आपकी सही रहती है इंटरमीडिएट, आपने एक बार काम में लिया और फिर हटा दिया। लेकिन फोलिस कैथेटर का ये होता है कि वो तो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए जरूरत नहीं है तो इंटरमीडिएट काम में लीजिए, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए जरूरत ही है तभी आपको फोलिस कैथेटर वगैरह आपको काम में लेनी है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे मैं बात करता हूं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्जिकल साइट इंफेक्शन बंडल, ठीक है। जो भी एसएसआई बंडल केयर में अपन क्या काम में लेते हैं, अगर किसी पेशेंट की क्या हुई है बेटा, सर्जरी हुई है, उसके अंदर आपको क्या करना है, सर्जिकल साइट में जो भी इंफेक्शन है उसको रोकना है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं बेटा, ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन से 1 घंटे पहले आपके जो भी पेशेंट को क्या दिया जाता है बेटा, एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे किसी को सेफोटेक्सिम है, आपका सेफापेराजोन है, या फिर देखा होगा सेप्टियाजोन है, इसका 1 ग्राम का ऐसा इंजेक्शन आपके जो भी पेशेंट को ऑपरेशन से पहले 1 घंटे पहले ही देते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपके ब्लड में जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा, उस टाइम पे उसका लेवल बढ़ा रहेगा। अब आप सर्जरी करोगे तो उस टाइम पे कोई भी अगर गलती से कोई भी कंटामिनेशन हो गया तो उसको रोकने के लिए, उसको वो मदद मिलेगी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है। कभी भी सर्जिकल जिस साइड में आपको क्या होना है कि कई बार आपको देखना है कि सर्जिकल साइड से क्या करते हैं, बालों को निकलना पड़ता है, ठीक है, हेयर को रिमूव करना पड़ता है। तो उसके लिए बेटा कभी भी रेजर काम में नहीं लेने, उसके लिए क्लीपर आते हैं, ठीक है, क्लीपर आते हैं, वो ही आपको काम में लेने हैं, क्योंकि वहां पे रेजर से कट वट लग सकता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर को बेटा मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अगर बॉडी टेम्परेचर कम हुआ तो आपके क्लाइंट का इम्यून सिस्टम भी क्या होगा बेटा, आपका कमजोर होगा। ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करके रखना है। आपने देखा होगा डायबिटीज वाले पेशेंट में वाउंड हीलिंग ठीक से नहीं होता, उनका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड शुगर भी कंट्रोल करना है। स्टाइल ड्रेसिंग टेक्निक है वो भी आपको काम में लेनी होती है बेटा, ठीक है। चलिए सेप्सिस बंडल, ठीक है। तो सेप्सिस बंडल अपन काम में लेते हैं किसको, सेप्सिस को, इन्फेक्शन को रोकने के लिए। ये क्या है, क्विकली आइडेंटिफाई, और इसको तुरंत आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और जो भी सेप्सिस है उसको रोकने के लिए, ठीक है, 1 से 3 घंटे में। चलिए लैक्टेट का लेवल को मेजर कीजिए बेटा। लैक्टेट का लेवल अगर बढ़ेगा, ठीक है, अगर बॉडी के अंदर लैक्टेट का लेवल बढ़ेगा बेटा तो टिश्यू परफ्यूजन क्या होगा बेटा, कम देखने को मिलेगा, जिसके कारण से आपको सीवियरिटी वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है बेटा, ठीक है। ब्लड कल्चर आपको करना बेटा। कोई भी एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले हमेशा ब्लड कल्चर देखिए। कोई भी एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले अपन क्या करते हैं बेटा, ब्लड कल्चर कर भेजते हैं। क्यों, ब्लड कल्चर में अपन ये देखते हैं कि आपका जो भी क्लाइंट है उसको जो आप एंटीबायोटिक दे रहे हो वो उसके लिए सेंसिटिव है, रेजिस्टेंस है। सेंसिटिव रहेगी तो आप उसको दे सकते हो एंटीबायोटिक। अगर रेजिस्टेंस है, यूं समझो कि किसी पेशेंट को आप सेप्टियाजोन दे रहे हो और सेप्टियाजोन के लिए उसके क्लाइंट में क्या है, रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस पहले से ही है तो वो आपकी सेप्टियाजोन वाली दवाई कुछ काम ही नहीं करेगी। इसके लिए आपका जो भी क्लाइंट है वो क्या होना चाहिए बेटा, सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है। चलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स,
अगर पता चला कि आपके जो भी क्लाइंट है उसमें इन्फेक्शन है तो उसके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सब काम में लीजिए। आईवी फ्लूइड दीजिए आपके अपने पेशेंट को, ठीक है, क्योंकि हाइड्रेशन बना रहेगा बेटा, हाइड्रेशन बना रहेगा तो वहाँ पे सर्कुलेशन है वो भी इंप्रूव होगा, ठीक है। टिश्यू परफ्यूजन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मॉनिटर करना बेटा यूरिन आउटपुट, ठीक है, और वाइटल साइन उनको मॉनिटर करना रहना है, ठीक है। ये है आपका सेप्सिस बंडल। इसमें कुछ बातें और देख लेते हैं। जो भी आपका बंडल इम्प्लीमेंटेशन है वो सक्सेसफुल हो जाए तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, क्या स्टेप्स है वो काम में लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई द नीड। आपको देखना है कि जरूरत किस चीज की है, ठीक है, क्योंकि आपके जो भी बंडल ऑफ केयर मोस्ट ऑफ अपन कहाँ पे लेते हैं बेटा, हाई रिस्क एरिया पे काम में लेते हैं। जैसे आपका आईसीयू हो गया, सर्जिकल वार्ड हो गए, वहां पे अपन काम में लेते हैं क्या, बंडल केयर। इंगेज स्टेक होल्डर मतलब इसमें आपको क्या करना है, जो भी पेशेंट की केयर कर रहा है उसमें डॉक्टर भी आते हैं, उसमें नर्सेज भी आते हैं, आपका हाउसकीपिंग स्टाफ है या फिर आपका वार्ड बॉय है, ठीक है। तो ये सभी को क्या होना चाहिए बेटा, उनको इन्वॉल्व करना, उनको ये ना, अगर देखिए डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसर तो आपकी क्या कर रहे हैं, केयर उसको सही से दे रहे हैं, एकदम हर तरह के बंडल ऑफ केयर को पालन कर रहे हैं, लेकिन हाउसकीपिंग को नहीं पता, वार्ड बॉय को नहीं पता, वो उनको क्या कराने को भी असिस्ट करा दे कोई भी काम में, तो वो भी क्या है, उनको भी पता होना चाहिए, ठीक है। एजुकेट कीजिए अपने स्टाफ को एजुकेट करना है, उनको बंडल ऑफ केयर के बारे में बताना है कि आपको अपने पेशेंट को हमेशा सही केयर वो देनी है, ठीक है। मॉनिटर करना बेटा कंप्लायंस को, इसमें आप चेकलिस्ट है, ऑडिट्स है, उसको यूज ले सकते हो। प्रोवाइड करवाइए फीडबैक, ठीक है। शेयर कीजिए, शेयर परफॉर्मेंस डाटा विद टीम। तो देखिए कई बार आपको क्या है कि फीडबैक कैसे मिलेगा, अगर किसी भी हॉस्पिटल में अगर आपके पेशेंट भर्ती है, उसके अंदर इन्फेक्शन रेट वो ज़्यादा आ रही है, ठीक है, मोर्टेलिटी ज़्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब वहाँ पे दिक्कत ज़्यादा है, वहाँ पे बंडल केयर वो अच्छे से क्या नहीं हो रही, वहाँ पे बंडल केयर अच्छे से दी नहीं जा रही। अगर बंडल केयर अच्छे से देंगे बेटा तो मोर्टेलिटी रेट तो क्या होगी, वो कम ही होगी, ठीक है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ठीक है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे फोकस करना चाहिए, मॉडिफाई कर रही अपने बंडल को, ठीक है, न्यू एविडेंस पे, ठीक है बेटा। तो ये सभी है। देखिए कुछ बच्चों को अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो मैं बता दूं, अगर किसी पेशेंट को क्या लगा है, वेंटिलेटर पे है, अगर कोई पेशेंट को सेंट्रल लाइन लगा है, अगर कोई पेशेंट को कैथेटर लगा है, अगर किसी पेशेंट का अभी ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद में भी उसको केयर देते हैं, तो बेटा ये इतने वाले जो भी पेशेंट है, अगर उनको कोई भी डिवाइस, जैसे वो उसको वेंटिलेटर है या फिर कैथेटर है या सेंट्रल लाइन है, तो उसको एक केयर दी जाती है, एक सही तरीके से केयर दी जाती है। जो जितनी भी अपन केयर दे रहे हैं उस सभी केयर को अपन क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ केयर। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ केयर बोलते हैं, ठीक है, कि उसमें आप वेंटिलेटर को भी क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, उसमें आप किसको जोड़ रहे हो, सेंट्रल लाइन को भी जोड़ रहे हो, उसके अंदर आप यूरिनरी कैथेटर है उसको भी केयर दे रहे हो। यूं समझो, अगर आपने वेंटिलेटर की भी केयर की, आपने सेंट्रल लाइन की भी केयर की, लेकिन आपने कैथेटर की केयर नहीं की, तो इन्फेक्शन कहाँ से चला गया, कैथेटर की सहायता से। तो आपको क्या करना है, जितने भी बंडल हैं उनको सभी को एक साथ में लेके चलना है, हर एक बंडल को सीरियसली आपको काम करना है, मतलब हर तरीके से जो भी पेशेंट को केयर दे रहे हो वो सेफ सही तरीके से दीजिए, तो उससे इन्फेक्शन होने का चांस है वो अपने आप कम हो जाएगा। ये है बंडल ऑफ केयर के बारे में। आई होप आपको ये क्लास है वो पसंद आई होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।